हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए राजस्थान बोर्ड की वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 के लिए लेकर आ गया हूँ 25 अप्रैल को होने वाला कक्षा 11 का राजनीति विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल पेपर, जो आपकी परीक्षा के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि पेपर के हर एक प्रश्न को अच्छे से याद कर ले, ताकि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो सके। पेपर आपका 3 घंटे 15 मिनट का है और 100 नंबर का आपका पेपर होगा। तो सामान्य निर्देश दिए गए हैं, ये सब आप पढ़ लेना। सबसे पहले बढ़ते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तरफ। तो कुल मिला के 10 आपके अबसद वाले प्रश्न पूछे गए हैं। 10 एमसीक्यू पूछे गए हैं और प्रत्येक एमसीक्यू 1 नंबर का है। तो देखें, पहला है अनुच्छेद 371 के तहत किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। आर्टिकल 371 के तहत कौन से स्टेट को स्पेशल पावर दी गई है? तो वो कौन सा स्टेट है? तो वो है आपका नागालैंड। कौन सा है? नागालैंड है। सेकंड है केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े मसलों की पड़ताल के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 1983 के अंदर एक आयोग बनाया गया। इस आयोग को जाना जाता है। तो केंद्र और राज्य से जुड़े हुए जो मसले थे, उनकी जांच करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा आपके जून 1883 के अंदर एक आयोग बनाया गया और उस आयोग का नाम था सरकारिया आयोग। क्या नाम था? सरकारिया आयोग। इसके अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति राजेंद्र सिंह सरकारिया। और इसी वजह से इसका नाम क्या दिया गया? सरकारिया कमीशन दिया गया। तीसरा है संविधान की 11वीं अनुसूची में दर्ज विषय प्रदान किए गए हैं। तो संविधान की जो आपकी 11वीं सूची है, उसके अंदर जो दर्ज विषय हैं वो स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को दिए गए हैं। किसे दिए गए हैं? स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को वो दिए गए हैं। चौथा है भारतीय संविधान के अंदर संशोधन का मुख्य घटक क्या है? तो भारतीय संविधान के अंदर संशोधन का जो मुख्य घटक है वो है पार्लियामेंट, यानी कि संसद। किसी भी संशोधन के लिए सबसे पहले उसे संसद में पारित होना जरूरी है। पांचवा है जेएस मिल की पुस्तक का नाम क्या था? जेएस मिल की पुस्तक का जो नाम था वो था ऑन लिबर्टी। क्या नाम था? ऑन लिबर्टी। छठा है राम मनोहर लोहिया ने निम्न में से कौन सी असमानता का यहां पर उल्लेख किया है? तो राम मनोहर लोहिया ने आपके स्त्री पुरुष असमानता को भी उजागर किया है, रंग आधारित समानता को भी उजागर किया है और जातिगत असमानता को भी उजागर किया है। यानी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। सातवां है सामाजिक न्याय का वर्जन भारतीय संविधान से कहां से लिया गया है? सामाजिक न्याय का जो वर्जन है वो भारतीय संविधान के अंदर कहां से लिया गया है, यह आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर सामाजिक न्याय का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। ये वर्जन नहीं है, यहाँ पर क्या है? वर्णन। तो सामाजिक न्याय का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के आपके नीति निर्देशक तत्व के अंदर किया गया है। आगे बात करें आठवां, राज्य के द्वारा मान्य और कानून द्वारा रक्षित अधिकार कहे जाते हैं। तो राज्य के द्वारा मान्य और कानून के द्वारा जो रक्षित अधिकार है उन्हें कहा जाता है आपके वैधानिक अधिकार। क्या कहा जाता है? वैधानिक अधिकार कहा जाता है। नब्बा है निम्न में से कौन सा राष्ट्रवाद का प्रतीक है? राष्ट्रध्वज बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय नागरिकता ये भी सही है, राष्ट्रगान ये भी सही है, यानी उपरोक्त सभी आपका सही उत्तर होगा। 10वां है धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता के लिए जरूरी है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता के लिए जरूरी है। तो धर्म से संबंध विच्छेद, यानी उसका धर्म के साथ कोई वास्ता या आपके नाता नहीं होना चाहिए, वो धर्म से बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए। आगे बढ़े अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। कौन से प्रश्न? अति लघु उत्तरात्मक। ठीक है, प्रश्न संख्या आपके 11 से लेकर 20 तक, 11 से लेकर 20 तक है और प्रत्येक प्रश्न आपका कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। और इनका जो उत्तर है वो आपको 10 से 20 शब्द के अंदर, यानी एक पंक्ति के अंदर लगभग देना है। 11वां प्रश्न है वो है संविधान किसे कहते हैं? आप सबने पढ़ा होगा, संविधान हमारे राष्ट्र के शासन का क्या है? एक मौलिक कानून है जो सरकार की संरचना, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को क्या करता है? परिभाषित करता है। ठीक।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, सरकारी विधेयक किसे कहते हैं? तो सरकारी विधेयक एक विधायी प्रस्ताव होता है जिसे सरकार के किसी मंत्री के द्वारा संसद के अंदर क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। सरकारी विधेयक एक विधायी प्रस्ताव होता है जिसे सरकार के किसी मंत्री के द्वारा क्या किया जाता है, सरकार के किसी मंत्री के द्वारा संसद के अंदर पेश किया जाता है। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 13 है, एक संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार की शक्तियां कौन तय करता है? तो एक संघीय व्यवस्था के अंदर केंद्रीय सरकार की जो शक्तियां हैं वो संविधान के द्वारा परिभाषित और क्या होती है, सीमित होती है। इसके द्वारा, संविधान के द्वारा परिभाषित और आपके क्या होती है, सीमित होती है। 14वां है, संविधान के 74वें संशोधन का संबंध किससे है? संविधान के 74वें संशोधन का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो है नगर पालिकाओं के सशक्तिकरण से। किससे है? नगर पालिकाओं के सशक्तिकरण से संबंधित है संविधान का 74वां संशोधन। 15वां है, भारतीय संविधान में मूल संरचना की धारणा का विकास किस मुकदमे में हुआ? भारतीय संविधान में मूल संरचना की धारणा का विकास किस मुकदमे में हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा कि भारतीय संविधान के अंदर मूल संरचना की धारणा का जो विकास है वो हुआ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मुकदमे में। क्या नाम था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मुकदमा। 16वां है, हिंद स्वराज पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो इसके जो रचयिता थे वो थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी थे। 17वां है, राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? तो राजनीतिक सिद्धांत का जो मुख्य उद्देश्य है वो राजनीतिक घटनाओं और संस्थाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करना और उनकी व्याख्या करना है। फिर से सुने, राजनीतिक सिद्धांत का जो मुख्य उद्देश्य है वो राजनीतिक घटनाओं और संस्थाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करना और उनकी व्याख्या करना है। 18वां है, भारतीय संविधान में नागरिकता की कौन सी अवधारणा को अपनाया गया है? तो भारतीय संविधान के अंदर एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है। कौन सी अवधारणा? एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है। 19 है, राष्ट्र निर्माण के किन्हीं दो तत्वों के नाम लिखिए। तो एक है राष्ट्रीय एकता और दूसरा कह सकते हैं राजनीतिक स्थिरता। राष्ट्रीय एकता और राजनीतिक स्थिरता ये राष्ट्र निर्माण के दो महत्वपूर्ण तत्व है। 20वां है, भारत में धर्मनिरपेक्षता का विकास किस बात को ध्यान में रखकर हुआ है? तो भारत के अंदर जो धर्मनिरपेक्षता का विकास है वो सभी धर्मों के प्रति एक समान सम्मान और धार्मिक स्वतंत्रता को ध्यान में रखकर हुआ है। भारत के अंदर धर्मनिरपेक्षता का जो आपका विकास है वो सभी धर्मों के प्रति एक समान व्यवहार यानी सम्मान और आपके धार्मिक स्वतंत्रता को ध्यान में रखकर हुआ है। आगे बढ़ते हैं, वो है आपके लघु उत्तरात्मक प्रश्न। ठीक है, और शब्द सीमा कितनी है? तो 30 शब्द अथवा 2 पंक्ति के अंदर कम से कम आपको इनका उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 21 है, भारतीय संविधान कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान करता है? वो आपको नाम लिखने हैं। तो भारतीय संविधान 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। पहला, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो 6 मौलिक अधिकार है ये हमारा भारतीय संविधान हमें प्रदान करता है। 22 है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली किसे कहते हैं? तो देखो, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एक ऐसी चुनाव प्रणाली है जिसमें प्रत्येक पार्टी को विधायिका के अंदर उसकी वोट हिस्सेदारी के अनुपात के अंदर क्या मिलती है? सीट मिलती है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एक ऐसी चुनावी प्रणाली है जिसमें प्रत्येक पार्टी को विधायिका के अंदर उसकी वोट की हिस्सेदारी के अनुपात में क्या होती है? सीटें मिलती है। 23 है, भारत में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसमें निहित है? तो भारत में कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्तियां है वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के अंदर निहित है। किसमें निहित है? भारत के प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के अंदर भारत की कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां निहित है। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 24, न्यायिक पुनरावलोकन से आप क्या समझते हैं? तो न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारी जो न्यायपालिका है वो विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा पारित जो कानून है, जो आदेश हैं, उनकी समीक्षा कर सकता है। और यदि कोई भी कानून या आदेश संविधान के प्रावधानों का
संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसे क्या कर सकती है, रद्द कर सकती है। इसे ही कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, जो भारतीय न्यायपालिका के अंदर निहित है। 25 है, हानि का सिद्धांत क्या है? तो हानि का जो सिद्धांत है वो जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा प्रतिपादित एक राजनीतिक दर्शन है। और ये सिद्धांत क्या कहता है कि व्यक्तियों को अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए जब तक कि वे दूसरों को किसी भी प्रकार से नुकसान न पहुंचाए। यही है हानि का सिद्धांत। 26 है, राजनीतिक समानता से आप क्या समझते हैं? तो राजनीतिक समानता का अर्थ है सभी नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के समान अवसर देना और उन्हें समान अधिकार होने चाहिए। इसमें चाहे मतदान का अधिकार हो, चुनाव लड़ने का अधिकार हो या कोई सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार हो, ये सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध होने चाहिए। 27 है, प्लेटो के अनुसार न्याय का गुण क्या है? तो प्लेटो के अनुसार न्याय एक ऐसा गुण है जो समाज के सभी वर्गों के बीच में सद्भाव और संतुलन को स्थापित करता है। और प्लेटो का मानना है कि न्याय एक आदर्श समाज का आधार होता है। ये किसने कहा है? प्लेटो ने। 28 है, प्राकृतिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? तो प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो सभी मनुष्यों के पास जन्म से ही होते हैं। ये अधिकार किसी भी सरकार या कानून के द्वारा उन्हें प्रदान नहीं किए जाते और न ही उन्हें छीना जा सकता है। जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये सब उसके क्या है? प्राकृतिक अधिकार है। 29 है, नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्य की क्या भूमिका है? तो राज्य की क्या भूमिका है कि वो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, कानून का शासन सुनिश्चित करेगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देगा और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देगा। ये सब किसके कार्य हैं? ये सब राज्य सरकार के कार्य हैं। आगे बढ़े, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। कौन से प्रश्न? दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, जिनकी शब्द सीमा है 80 से लेकर 60 शब्द या 60 से लेकर 80 शब्द। प्रश्न संख्या 30 है, आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य अपने नागरिकों को कौन कौन से राजनीतिक अधिकार प्रदान करते हैं, उनके बारे में लिखना है। जो आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य या लोकतांत्रिक जो देश हैं वो अपने नागरिकों को कौन कौन से राजनीतिक अधिकार देते हैं, उनके बारे में लिखना है। जैसे मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सभा और संगठन की स्वतंत्रता का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार, ये सारे ही राजनीतिक अधिकार हैं। 31 है, निम्नलिखित प्रसंगों के आलोक में भारतीय संविधान और पश्चिमी अवधारणा में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो देखो भारतीय संविधान और पश्चिमी अवधारणा के अंदर आपको अलग अलग प्रसंगों के आलोक में क्या करना है? अंतर बताना है। इसका उत्तर आपकी किताब में दिया हुआ है और आप अच्छे से देख सकते हैं। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका उत्तर आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। 32 है, संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन का दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता क्यों है? संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन का दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता क्यों है, वो आपको बताना है। आगे निबंधात्मक प्रश्न, शब्द सीमा है लगभग 200 शब्द। 33 है, संविधान के 73वें संशोधन से पहले और बाद के स्थानीय शासन के बीच में आपको मुख्य भेद बताना है कि 73वां संविधान संशोधन होने से पहले स्थानीय शासन की क्या व्यवस्था थी, उसके नियम कायदे कानून क्या थे और बाद में क्या परिवर्तन आया, वो बताना है। अथवा में है, स्थानीय स्वशासन से क्या अभिप्राय है और 73वें संविधान संशोधन की प्रमुख आपको विशेषता लिखनी है। 34 नंबर है, आप किस प्रकार कह सकते हैं कि हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है? व्याख्या कीजिए। आप किस प्रकार या किन कारणों की वजह से ये कह सकते हैं कि हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, आपको व्याख्या के साथ समझाना है। अथवा में है, हमने संविधान को एक जीवंत दस्तावेज माना है, इसका अर्थ क्या है, आपको विस्तार पूर्वक बताना है। 35 नंबर है, धर्मनिरपेक्षता के यूरोपीय प्रतिमान से आप क्या समझते हैं? इसके गुण और दोषों का आपको वर्णन करना है। अथवा में है, धर्मनिरपेक्षता के यूरोपीय मॉडल का आपको विस्तार से वर्णन करना है। और 36 नंबर है, राष्ट्रवाद को परिभाषित करना है, इसके गुण क्या है और इसके दोष क्या है, कमियां क्या है, उन सभी की आपको व्याख्या करनी है। अथवा में है, राष्ट्रवाद के पक्ष और विपक्ष में आपको तर्क देना है, यानी इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या है, इन दोनों पर आपको लिखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह था कक्षा 11 वार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए
राजनीतिक विज्ञान का पेपर, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि हर एक पेपर को अच्छे से तैयार कर ले, ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो सके। यदि आपको किसी भी प्रकार के उत्तर में दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।